हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत GS3 की कॉपी, जो कि हम देख रहे हैं टॉपर्स कॉपी के माध्यम से आंसर राइटिंग मेंस की UPPCS की। और उसमें आज हम देख रहे हैं, मतलब आज के पिछले 2 वीडियो से चल रही है माधव उपाध्याय जी की कॉपी, जिनकी कि 2023 में 10वीं रैंक आई थी, 10th रैंक पे उनकी थी। ठीक है, तो ये हमारे 12 नंबर वाले क्वेश्चन है, 200 शब्दों वाले। उसमें उनकी ये GS3 की आज ये आखिरी क्लास है। इसमें हम 16 से लेकर के 20 तक यानी कि कंप्लीट 5 क्वेश्चन देख लेंगे। और इन सब की PDF और इनकी GS1 से लेकर के 4 तक की कंप्लीट PDF और इसके अलावा अन्य भी लगभग 15 से 20 कॉपियाँ मैंने और ऐसे सहित, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने नहीं जाके डाउनलोड की है देखिए, तो सारे टॉपर्स की कॉपियाँ आपको वहीं पे मिल जाएंगी एक साथ। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जैसे ये 3rd कॉपी कंप्लीट होगी, फिर मैं आपको 4th कराऊंगा टॉपर्स की एक कॉपी। उसके बाद हम PY जो भी UPPCS के पिछले 5 सालों के PYQs हैं उसको हम कंप्लीट कराएंगे आंसर के माध्यम से, अच्छे से आंसर, उसके मॉडल आंसर के माध्यम से, शानदार। ठीक है, तो वो उसको सब के लिए मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। बाकी आपकी अभी 25 वाली जब आ जाएगा तो प्रीलिम्स की RO की सारी कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी 16वां क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन धन ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस संदर्भ में योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो जब भी कोई योजना 10 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष ऐसे पूरी करती तो उस पर क्वेश्चन बनते। तो ये हम मतलब देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2000 चूँकि 22, ये 23, मतलब 22 में इनका एग्ज़ाम, ये 23 वाले थे, तो इनका जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय ये 8 वर्ष पूरे हुए थे। तो उस पर हम देखते हैं। जनधन योजना जो है वो अगस्त 2015 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना थी, जिसके अंतर्गत BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग एंड बेसिक डिपॉजिट अकाउंट रुपे कार्ड के साथ खाता खोला गया था। तो जनधन योजना के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन इन्होंने ये दे दिया। अब अगला है, इसके उद्देश्य क्या थे जनधन योजना के। वित्तीय समावेशन करना, सुदूर क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं तक बैंक की पहुंच बनाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो ये शानदार उद्देश्य हैं, ऐसे ही आपको डायग्राम बना बना करके लिख देना है। अब योजना की अगर उपलब्धियों की बात करें तो 70% जनसंख्या की बैंकों तक पहुंच हो गई। पहल जो है, सबसे बड़ी DBT योजना का कार्यान्वयन यानी कि पहल योजना का कार्यान्वयन जनधन योजना के कारण ही संभव हो पाया। सबसे बड़ी DBT योजना है कौन सी? पहल। कोरोना के समय महिलाओं को प्रत्यक्ष सहायता दी गई, 500 रुपये की किस्तें दी गई थी। जननी सुरक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना का लाभ DBT के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराया गया। बिचौलियों को खत्म या कम करने में सहायता दी गई। ठीक है, और अगर 6 की बात करें, मतलब 6 पॉइंट, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं जो है उसका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसी जनधन योजना के माध्यम से दिया गया। इसमें हालांकि चुनौतियां क्या क्या हैं? 10 करोड़ से अधिक निष्क्रिय खाते हो गए हैं, यानी कि उस खाता सिर्फ खुला हुआ, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। हालांकि इसमें ये 10 करोड़ अगर आप इसको लिखते हैं किसी डेटा, मतलब किसी के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया उसका रेफरेंस देते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, बैंकों का सुदूर स्थित होना और बचत कम होना, तो लोगों की बचत ही कम हो गई तो कोई मतलब नहीं रह गया खातों का। तो ये सब चुनौतियाँ आपको लिख देना है। अब निष्कर्ष है, जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे वित्तीय साक्षरता, बैंक मित्र आदि के माध्यम से और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। तो ये इन्होंने वे फॉरवर्ड टाइप का लिख दिया है निष्कर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार तथा रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न पहलों का संचालन कर रही है। भारत सरकार तथा नहीं, भारत सरकार रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न पहलों का संचालन कर रही है। इसके बावजूद इसकी गति मंद है, चर्चा करना है। तो चर्चा क्या करना है, अब इसका इंट्रो देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण से तात्पर्य रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग से है, जैसे AI का उपयोग, क्वांटम प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? कि रक्षा आयात को कम करना। सिप्री के अनुसार भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। ठीक है, तो ये आपको पता है, सिप्री की रिपोर्ट है। चीन जैसे तकनीकी युक्त देश का सामना करने के लिए, वैश्विक लीडर के रूप में उभरने के लिए, रक्षा निर्यात में आय के विविधीकरण के लिए। ठीक है, भारत सरकार की पहली पहल क्या क्या चल रही हैं कि रक्षा क्षेत्र में 74% तक ऑटोमेटेड रूप से FDI स्वीकृत किया गया है। ये सारा डेटा आपको लेटेस्ट वाला जहाँ से भी मिले उसको अपलोड करना है, अपडेट करना है। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो इस टाइप का वाला जो भी डेटा रहता है रक्षा का और जो आर्थिक वाले डेटा रहते हैं वो सब मैं एक साथ कंपाइल करके उपलब्ध करा दूंगा आपको, तो कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट वाला आपको ये डेटा यूज करना है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली आई है तो उसको आपको याद करना, अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, इन सब का डेटा वगैरह का नोट्स ज़रूर बनाया करिए, लोगों के कोटेशन के नोट्स बनाया करिए, ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर अगला है, PPP के आधार पर रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रक्षा औद्योगिक
गलियारों का विकास किया जाए। ठीक है। रक्षा स्वदेशीकरण योजना 2011 की आई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, जैसे रूस के साथ AK-29 का विकास करना। ठीक है। अब ये इन्होंने यूपी का रक्षा गलियारा दिखा दिया है, मतलब चेन्नई में है और ये एक यूपी में बनाया गया है। तो मैप पे इस तरह के जब आप बना देते साइड में, इससे अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। फिर फ्रांस से P-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी तकनीकें हस्तांतरित हुई हैं। अमेरिका के साथ फाइटर जेट विमान के इंजन के विकास है समझौता हुआ। अब मंद गति के कारण क्या होते हैं, मतलब मंद गति क्यों है भारत में रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण या टेक्नोलॉजी का यूज, समझौतों के क्रियान्वयन में देरी होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह लिख देना है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए। दूसरे देशों से साइन हो जाती हैं चीज़ें बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से, हमने राष्ट्राध्यक्षों के माध्यम से, लेकिन उनको क्रियान्वित होने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। R&D पर कम खर्च होता है, GDP का मात्र 0.6% खर्च होता है। विनियामक ढांचे की कमी के कारण निजी निवेशकों की कमी है। बौद्धिक संपदा चोरी का डर है। वित्त की कमी है। बजट का अधिकांश भाग रक्षा, आयात और वेतन व पेंशन पर खर्च होता है। तो ये बहुत ही पॉइंट है और रिलेवेंट पॉइंट है, ये हमेशा रहते हैं और इसको आपको लिख के आना एग्जाम में, आप अपने नोट्स में लिख लें इन सब चीज़ों को। अब निष्कर्ष है, निष्कर्षतः सरकार रक्षा आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत है, जिसे PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपने क्षेत्र की भू सामरिक अस्थिरता और साइबर खतरे के बारे में जागरूकता के बावजूद साइबर स्पेस सुरक्षा के लिए अपनी नीति और सिद्धांत विकसित करने में केवल अत्यधिक मंद प्रगति की है। इस पर चर्चा करनी है आपको। तो साइबर खतरे से तात्पर्य साइबर स्पेस में उपलब्ध सूचना के अनाधिकृत प्रयोग की सुभेद्यता से है। अब साइबर खतरे और भू सामरिक अस्थिरता में संबंध क्या है, उसको हम देखते हैं पॉइंट वाइज। इन्होंने लिख रखा है बहुत ही शानदार तरीके से, ये सब आंसर बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हैं। फिर इसमें क्या है कि साइबर हमले से क्रिटिकल अवसंरचना पर हमला किया गया है, संपूर्ण व्यवस्था पर खतरा है, जैसे एम्स दिल्ली की वेबसाइट हैक हो गई थी, संपूर्ण नेटवर्क हैक हो करना। ठीक है। परमाणु संपन्न देश, परमाणु युद्ध का खतरा होना, वित्तीय अस्थिरता का खतरा होना। अब साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति क्या क्या हुई है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का विकास, तो ये सब आपको नोट डाउन आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा नीति कब आई, 2013 में। IT एक्ट 2000 और 2008 में संशोधन। राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा नीति 2018 में आई। सर्टिन का विकास किया गया, CERTIN बोला जाता है इसको। क्रिटिकल अवसंरचना विकास हेतु NCIIPC का गठन किया गया। आप लोग कोशिश करिए इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया करिए, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हो वो लिखा करिए। अब मंद प्रगति के कारण क्या है। नंबर 1, आधुनिक तकनीकी का विकास नहीं होना, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर, ये सब भारत में बहुत कम है, आपको पता ही होगा। टॉप 500 में 2-3 भारत के सिर्फ आते हैं, और बाकी उन सब में तो अमेरिका, जापान, चीन, इन तीन देशों का दबा रहता है। वित्त का अभाव रहता है, बजट का अधिकांश भाग कल्याणकारी योजना और वेतन पेंशन पर खर्च हो जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव है और डिजिटल साक्षरता का भी अभाव है। ठीक है। तो ये इतने पॉइंट हो गए इसमें कमी के कारण में। अब अगर हम देखें निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कहा गया है कि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा हेतु तो स्पष्ट नीति का निर्माण में देरी की है, लेकिन चीन जैसे प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए डिजिटल अवसंरचना विकास एवं सुरक्षा नीति आवश्यक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रो। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं और आज का चौथा क्वेश्चन कि भारत में 5G तकनीकों की संभावना और संबंधित मुद्दों को उजागर करिए, साथ ही इन मुद्दों का समाधान भी आपको सुझाना है। तो 5G तकनीक क्या होती है। डाटा संचरण की गति के आधार पर 5वीं पीढ़ी की तकनीक है जो 4G का उन्नत संस्करण। तो इन्होंने मतलब अपनी एक थोड़ी सी परिभाषा के माध्यम से 5G क्या है उसको बता दिया। अब भारत में इसकी संभावनाएं क्या हैं वो देखते हैं। एक विस्तृत बाजार की उपलब्धता, तकनीकी के विकास के मामले में उभरता क्षेत्र, फाइबर ग्रिड के माध्यम से उच्च डेटा संचरण की गति जिसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की उच्च दर भारत के तकनीकी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। संबंधित अगर मुद्दों की बात करें तो निम्न अवसंरचना विकास एवं पहुंच है। ठीक है। NSSO के अनुसार 27% परिवारों के पास इंटरनेट की पहुंच और 12.5% छात्रों के पास इसकी उपलब्धता। लैंगिक असमानता है, 16% महिलाओं के इंटरनेट तक पहुंच है। क्षेत्रीय असमानता, पहाड़ी व दूरस्थ क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। गरीबी की बात करें तो MPI 2022 के अनुसार 22.8 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं और साइबर अपराध होते हैं। तो ये सब इसमें जो है संबंधित इसके मुद्दे हैं। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं, इन्होंने ये दिखाया डायग्राम के माध्यम से। ये डायग्राम आपको थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज वे में बनाना चाहिए, इन्होंने अनऑर्गेनाइज और जल्दी जल्दी में बनाया होगा इसलिए ऐसा बना है। विद्यालय कॉलेज में डिजिटल साक्षरता दी जाए, सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई दिया जाए। PM वाणी योजना, भारत नेट परियोजना 2.5 लाख गाँव तक पहुँच नेट की करी गई है। अब निष्कर्ष देखते हैं कि समाज के समावेशी विकास है तो इंटरनेट तक पहुँच आवश्यक है, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार भी। तो आपको पता है इंटरनेट तक पहुँच अब मूल अधिकार बन गया है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है। अब आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कार्बन फुटप्रिंट क्या है।
कार्बन उत्सर्जन के प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा साथ ही इसके न्यूनीकरण है तो उपाय भी आपको सुझाना। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है ये हम इंट्रो में देखते हैं, लिखा गया है। कार्बन फुटप्रिंट पर्यावरण में कार्बन को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक संसाधनों से इसका तात्पर्य है वन क्षेत्रों के अत्यधिक विकास कार्बन फुटप्रिंट को वन क्षेत्रों के अत्यधिक विकास से कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ना ये जो कंजक्शन वाले वर्ड होते हैं ने से के ये गैप कर दिए बीच में, ये सब आपको नहीं करना, कनेक्टिविटी खराब होती है एग्जामिनर की पढ़ते समय। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव क्या हैं? भूमंडलीय तापन जैसे 2100 तक 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होना। जलवायु परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि से वर्षा की मात्रा एवं अवधि में परिवर्तन। 2050 तक वर्षा की मात्रा में कितना परसेंट? 50% तक वृद्धि हो जाएगी। समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से जल स्तर में वृद्धि होगी। द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा रहेगा। अरब सागर में चक्रवात की आवृत्ति में वृद्धि। हाल ही में विपर्जय आया था, हाल ही में जो आया हो वो आपको लिखना, विपर्जय नहीं लिखना। बाढ़ सूखा जैसी चरम स्थितियों की बारंबारता में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में कमी, भुखमरी, एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता। ठीक है, न्यूनीकरण के उपाय क्या हो सकते हैं? यूएनईपी के अनुसार अगर क्या लिखा है 8 बिलियन लोगों में से 1 बिलियन लोग पर्यावरण अनुकूल जीवनचर्या अपनाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी आएगी। ये बहुत शानदार परिभाषा है, इसको आप लिख लें। पर्यावरण पे कहीं भी सुझाव लिखना हो तो आप इसको हमेशा चेप दें हर जगह पे। तो चूंकि यूएनईपी है अच्छी संस्था, इसका डेटा आप लिख सकते हैं। डेटा भी नहीं है बल्कि एक बात कही गई है, इसको आप हर जगह लिख के आएँ पर्यावरण में जहाँ पे भी लिखना हो। इसने कहा कि चूंकि पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं तो 8 बिलियन लोगों में से अगर 1 बिलियन लोग भी पर्यावरण के अनुकूल लाइफ स्टाइल या जीवनचर्या अपनाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी हो जाएगी। बहुत शानदार डेटा है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। वृक्षारोपण करना, हाल ही में यूपी सरकार द्वारा 22 करोड़ वृक्ष लगाए गए। मिशन लाइफ को अपनाना, स्वच्छ ईंधन को अपनाना, उज्ज्वला योजना, इलेक्ट्रिक वाहन योजना, पेरिस कन्वेंशन लक्ष्यों को प्राप्त करना, पंचामृत को प्राप्त करने का प्रयास करना। अब निष्कर्ष अगर देखें तो संधारणीय पृथ्वी व विश्व के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार 2070 तक लक्ष्य प्राप्त करने में प्रयासरत है। ठीक है, तो ये हमारी GS3 की कॉपी हो गई। अगली कॉपी हम टॉपर्स कॉपी के माध्यम से आंसर राइटिंग देखेंगे, वो रहेगी GS4 की, यानी कि एथिक्स की। और आप में से बहुत सारे दोस्तों के एथिक्स के नोट्स नहीं, एथिक्स रेडी नहीं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या जो अभी जिनका प्रीलिम्स निकल गया और वो लोग 24 में एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए मेरे पास बहुत शानदार एथिक्स की नोट्स है। उसमें मॉडल आंसर भी लिखा गया है जो कि PYQs में आए हैं, वो फ्लो चार्ट, डायग्राम और कैसे कैसे अलग अलग टाइप से वो सब बन सकते हैं, हैंड रिटन वगैरह और प्रिंटेड सब एक ही में है मॉडल आंसर के साथ साथ। तो आपको अगर वो चाहिए और बहुत शानदार है, आप लोग खुद जिन लोगों ने लिया है, कम से कम 40-50 लोगों ने हमको लिया, हमसे वो ली है बुक। ठीक है, तो अगर आपको वो चाहिए तो एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो भेज दी जाएगी। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएं, उस पर PDF मेंस की आंसर राइटिंग, अभी मैं PYQ शुरू कर दूंगा मेंस के, तो GS1 से लेकर 6 तक 5 वर्षों के, तो उन सब के लिए जुड़ जाएं। उसके अलावा 2025 के प्रीलिम्स और RO जो होगा उन सब के लिए भी इस पर अब सीरीज बहुत जल्द ही चलने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।